हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। दोस्तों, हम अपने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग सब्जेक्ट का चैप्टर 2 कवर कर रहे थे, जिसका नाम था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, AML केवाईसी गाइडलाइंस, जिसका हमने एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके अंदर लगभग 15 क्वेश्चंस हमने MCQ फॉर्मेट में डिस्कस किए थे, कॉन्सेप्ट को समझा था। और ये सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी लगभग 15 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और यहीं से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर आप इस सेशन को हमारी एग्जाम प्रेप ऐप .com वेबसाइट पर देख रहे हैं या यूट्यूब सेशन के तौर पर देख रहे हैं, तो हमारी एग्जाम प्रेप के नाम से ऐप है, प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा फ्री कंटेंट, क्विजेज, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर फ्री अवेलेबल हैं, प्लस पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर किसी भी कोर्स के अंदर आपको एनरोल होना है। तो चलिए हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारी ऐप है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो लोगों को ध्यान रखना है, कोई और ऐप डाउनलोड नहीं कर लेनी है। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लिस्ट कंटेन द इंडिविजुअल्स एंटिटीज एसोसिएटेड विद अल कायदा एज पर UNSC। UNSC स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो देखिए, बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ऐसे पर्सन्स जो जो पर्सन्स मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो उन लोगों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने से मना किया है और उन लोगों के लिए एक लिस्ट तैयार की है कि इन व्यक्तियों को सैंक्शन किया जाता है कि इनको किसी प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो क्वेश्चन उसी के संदर्भ में है कि विच लिस्ट कंटेन, तो कौन सी लिस्ट है? वो लिस्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट। और किससे संबंधित है वो लिस्ट? वो लिस्ट संबंधित है ISIL अल कायदा सैंक्शन लिस्ट। अब ISIL से क्या बनता है? जो इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड लेवेंट है, इस्लाम, इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड लेवेंट। और अल कायदा से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों की एक लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट के अंदर जिन जिन व्यक्तियों के और एंटिटीज के नाम हैं, उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाएगी, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं UN की, यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, तो इंडिया के अंदर भी इनमें से कोई भी व्यक्ति या कोई एंटिटी अपना अकाउंट ओपन कराने के लिए कोशिश करता है तो उनका अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। इसी के साथ 1988 के अंदर सैंक्शन लिस्ट और तैयार की गई थी। ये तालिबान और तालिबान से जुड़ी हुई जो एंटिटीज थी, उनकी लिस्ट थी कि भाई इन लोगों को भी बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करानी है। तो आपको याद रखना है ISIL अल कायदा सैंक्शन लिमिट। तो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर इस लिस्ट में से कोई भी व्यक्ति या कोई एंटिटी बैंकिंग सर्विसेज अवेल करने की कोशिश करती है, अकाउंट ओपनिंग की कोशिश करती है, तो सभी बैंकों को उसकी रिपोर्ट करनी है। किसको रिपोर्ट करनी है? FIU। लास्ट सेशन के अंदर भी FIU आया था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। ठीक है, इसको रिपोर्ट करनी है। और किसको रिपोर्ट करनी है? MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA को और FIU को रिपोर्ट करना है अगर किसी भी बैंक के पास इस प्रकार के लिए अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट आती है। तो अगर इस लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो प्रेजेंट में 22 अगस्त 2025 तक की अगर हम अपडेट को डिस्कस करें, तो 254 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है, उनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करानी है। और 89 ऐसी एंटिटीज, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको इस लिस्ट के अंदर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशंस इंपोजेस द पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस अंडर PMLA। PMLA की फुल फॉर्म आपको याद हो चुकी होगी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर ऐसी कौन सी संस्था है जो अगर कोई बैंक जो PMLA से संबंधित कंप्लायंसेस पूरे नहीं करता है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है? तो इंडिया के अंदर उस संस्था का नाम है डायरेक्टर ऑफ
FIU स्टैंड फॉर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि अभी मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। तो अगर कोई भी बैंक अपने जो पीएमएलए से संबंधित, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के से संबंधित जो कंप्लायंसेस करने के लिए कहा गया है, केवाईसी कंप्लायंसेस करने के लिए कहा गया है, उन कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करता है या ठीक से नहीं करता है, तो एफआईयू बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। सबसे पहले वो बैंकों को वार्निंग देगा कि भाई ये कंप्लायंसेस आपके पूरे नहीं हैं, जल्दी से इन कंप्लायंसेस को समय रहते पूरा कीजिए। फिर भी कोई बैंक अपने कंप्लायंसेस को पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर फाइन लगा सकता है 10,000 से लेकर 1,00,000 पर वॉयलेशन 10,000 से 1,00,000, ये अमाउंट आपको याद रखना है। और डिमांड करेगा कि ये जो भी करेक्शंस करनी है उनको ठीक से करेक्ट किया जाए, जल्दी से इन कंप्लायंसेस को पूरा किया जाए। और अगर उसके बाद भी डिले होता है तो पर डे के हिसाब से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। पर डे, डिले पर डे, उसके लिए अलग से फाइन लगेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कौन फाइन लगा सकता है जब बैंक अपने पीएमएलए से संबंधित कंप्लायंसेस पूरे नहीं करते हैं? तो याद रखना है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट कवर्ड अंडर मंथली रिपोर्ट टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब हर एक बैंक को कुछ रिपोर्ट्स मंथली सेंड करनी होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स को। उन रिपोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी रिपोर्ट शामिल होती हैं? तो सबसे पहले देखते हैं CTR, इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कि हमारे बैंक के द्वारा कितनी कैश में ट्रांजैक्शंस की गई, कितने अमाउंट की ट्रांजैक्शंस की गई, ठीक है, कितने लोगों के द्वारा ट्रांजैक्शन की गई, तो CTR रिपोर्ट सेंड करनी होती है। ये सारी की सारी मंथली रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद है CBWTR। CBWTR का मतलब क्या है? क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। तो क्रॉस बॉर्डर का मतलब क्या है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो पेमेंट्स का ट्रांसफर हुआ है उनसे संबंधित, कि हमारे बैंक के द्वारा कितना पेमेंट्स किया गया है और कितना रिसीव किया गया है रेमिटेंस, उसके बारे में रिपोर्ट। उसके बाद है NTR स्टैंड फॉर एनजीओ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। बहुत सारे एनजीओज को फंडिंग मिलती है और बहुत सारे एनजीओज को इंडिया से फंडिंग दी जाती है, तो कितने एनजीओज को फंडिंग रिसीव हुई है और कितने एनजीओज को इंडिया से बाहर फंडिंग दी गई है, उन सभी की रिपोर्ट। उसके बाद है CCR, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, सी से क्या है? काउंटरफिट, और करेंसी रिपोर्ट। काउंटरफिट का मतलब क्या है? जो फेक करेंसी है, कि हमारी ब्रांच के अंदर, बैंक के अंदर कितने फेक करेंसी नोट्स आए थे, कितनों को हमने कैंसिल कर दिया, उन सब के बारे में रिपोर्ट। तो ये 4 रिपोर्ट हैं, इनके नाम याद रखने हैं, CTR, CBWTR, NTR और CCR। अगर नाम याद नहीं हुए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, वापस से इनके नाम नोट कीजिए, इनकी फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो याद रखना ये 4 रिपोर्ट हैं जो हर एक बैंक को वीकली किसको भेजनी है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, FIU को। ठीक है, FIU को ये रिपोर्ट्स भेजनी है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और होती है जिसका नाम होता है STR। STR स्टैंड फॉर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट ये मंथली नहीं भेजी जाती। ये कोई सस्पिशियस का मतलब क्या है? कोई संदेहजनक। फॉर एग्जाम्पल, मैं 50 लाख रुपए लेकर अचानक से कैश में बैंक के पास हड़बड़ी में पहुंच गया कि ये पैसा मेरे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर लो, नया अकाउंट ओपन कर दो, या अचानक से मेरे अकाउंट के अंदर 50 करोड़ पड़े थे, अचानक से मैंने वो बहुत सारे अकाउंट के अंदर या किसी एक ही अकाउंट के अंदर अचानक से मैंने ट्रांजेक्शन करनी स्टार्ट कर दिया, अचानक से मेरे अकाउंट के अंदर पैसा आ गया। तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो संदेहजनक हो सकती है, कि जिस पर डाउट किया जा सकता है, डाउटफुल, ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो वो तो होगी तभी तो रिपोर्ट की जाएगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि उसको आप वीकली या मंथली रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं, वो होगी तब। यानी कि ये इवेंट बेस्ड ट्रांजेक्शन हो गई। क्या होगी ये? इवेंट बेस्ड, कि जब भी होगी, जब भी कोई सस्पिशियस यानी कि संदेहजनक डाउटफुल ट्रांजेक्शन होगी तो उस ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट
7 दिन के अंदर अंदर की जानी चाहिए, 7 डेज के अंदर अंदर की जानी चाहिए बैंक के द्वारा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट कवर्ड अंडर मंथली। तो मंथली रिपोर्ट के अंदर कौन शामिल नहीं होगा, एसटीआर शामिल नहीं होगा, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ये तो जब होगी तब रिपोर्ट की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हु इज कंसिडर्ड एज ए कस्टमर्स। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक बैंक का कस्टमर कौन होता है, तो एक बैंक का कस्टमर वो होता है जो कोई भी किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है किसी भी आरई के साथ। आरई का मतलब क्या है, रेगुलेटरी रेगुलेटेड एंटिटी। रेगुलेटेड एंटिटी के अंदर कौन कौन शामिल होता है, बैंक्स एंड एनबीएफसी। तो एनी पर्सन डूइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब चाहे डिपॉजिट है, चाहे विड्रॉल है, चाहे ट्रांसफर है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विद आरई, आरई का मतलब क्या है, रेगुलेटेड एंटिटीज। रेगुलेटेड एंटिटीज का मतलब क्या है, बैंक्स एंड एनबीएफसीज, इनके थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन करता है। तो किस किस को कस्टमर कहा जाएगा, जो भी कोई ट्रांजैक्शन करेगा। और इसके बारे में कहां पर डिफाइन किया गया है, अंडर सेक्शन 2HA ऑफ पीएमएलए, इस एक्ट के सेकंड सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है। और जिसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, पर्सन डूइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पर्सन ऑन हुज बिहाफ इट इज डन। जैसे कोई माइनर है, माइनर के बिहाफ पर उसके जो पेरेंट्स है, गार्जियंस है, वो ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो वो भी बैंक के लिए क्या है, कस्टमर है। वन टाइम यूजर ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, मैं किसी बैंक के अंदर गया और मैंने डीडी बनवाया, तो मैं केवल डीडी बनवाने के लिए ही गया था और उस बैंक में मेरा कोई अकाउंट भी नहीं है, तो मैं वन टाइम सर्विस अवेल की मैंने बैंक से, तो क्या हो गया, वन टाइम यूजर ऑफ बैंकिंग सर्विस। उसके बाद है बेनिफिशियल ऑनर एंड द इंटरमीडिएरीज, ठीक है। बेनिफिशियल ऑनर्स क्या है, जिसके अकाउंट है या जिसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है, और जो भी मध्यस्थ होंगे ट्रांजेक्शन के, वो सभी क्या कहलाएंगे, कस्टमर कहलाएंगे एक बैंक के, ठीक है। यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 3 स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेज हमने लास्ट क्लास के अंदर ही डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर क्या क्या आता है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर सबसे पहले प्लेसमेंट की जाती है, फिर उस पैसे को घुमाया जाता है यानी कि लेयरिंग, और फिर उस पैसे को इकट्ठा किया जाता है एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स के अंदर, तो इंटीग्रेशन। तो ऑप्शंस को देखो, प्लेसमेंट होता है, लेयरिंग होता है, इंटीग्रेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस का पार्ट नहीं है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन अंडर FATCA CRS फॉर बैंक्स, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा समझाता हूं, ऐसा नहीं कि हम केवल MCQ कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को छोड़ देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी साथ में समझिए, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें हैं, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि मैं इंडिया के अंदर रह रहा हूं, ठीक है, और कोई दूसरा पर्सन है वो यूएसए के अंदर रह रहा है। अब जो यूएसए के अंदर रह रहा है वो उसने अपने बैंक के पास क्या करवाया, अकाउंट ओपन करवाया, उसने अपने बैंक के पास वहां पर यूएसए के अंदर, और मान लो वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट केवाईसी नहीं हो रही है, तो जैसे तैसे करके उसने क्या किया, अकाउंट ओपन कराया और उसने पैसे ट्रांसफर किए यहां पर इंडिया में किसी भी पर्सन के पास। तो अगर वहां यूएस का जो बैंक है वो अगर फेल हो गया ठीक ढंग से केवाईसी करने में, ठीक है, इंडिया ठीक ढंग से काम कर रहा था, लेकिन मान लो यूएस के अंदर क्या है, जानबूझकर या गलती से वहां पर ठीक ढंग से केवाईसी नहीं हो पाई, तो वो ब्लैक मनी या इलीगल एक्टिविटीज से कमाया हुआ जो फंड है उसको ट्रांसफर कर सकता है इंडिया के किसी बैंक में, किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करने के लिए, किसी एंटिटी को ट्रांसफर करने के लिए। तो वो ट्रांसफर हो गया ना, तो वो पैसा इंडिया के अंदर आ सकता है, और ऐसे ही इंडिया से बाहर भी जा सकता है अगर इंडिया का बैंक फेल हो जाए ठीक ढंग से केवाईसी करने में, तो यहां पर रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या है, रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्क कब बढ़ा, जब दो बैंकों के बीच में ट्रांजैक्शंस की गई, और दो बैंक कौन से थे, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस थी। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जब होती है तो इस प्रकार की जो ट्रांजैक्शन दो बैंकों के बीच में होगी कि जो फॉरेन बैंक है उसकी यहां पर कोई ब्रांच नहीं है, और जो इंडिया का बैंक है इसकी किसी दूसरे कंट्री के अंदर ब्रांच नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ये कंडीशन कहलाएंगी कोरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की। तो इस केस में क्या हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग
हो सकती है। तो यहां पर हाई रिस्क हो जाता है। तो उस हाई रिस्क को रोकने के लिए, और दूसरी चीज क्या है, ये दो ही चीज होगी। दूसरी चीज क्या है कि भाई कोई यूएसए का जो पर्सन है वो इंडिया के अंदर बिजनेस कर रहा है, तो वो यहां पर कितना टैक्स, यहां पर अगर बिजनेस करेगा तो यहां की गवर्नमेंट तो उससे टैक्स लेगी ना, तो कितना टैक्स पे कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सभी की जानकारी भी यूएस की गवर्नमेंट को होनी चाहिए। और ठीक ऐसे ही कोई इंडिया का पर्सन है और वो फॉरेन के अंदर क्या कर रहा है, कोई भी बैंकिंग सर्विस अवेल कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वहां पर वो कितना टैक्स पे कर रहा है और उसका अकाउंट अगर इंडिया के अंदर है तो इसकी भी जानकारी इंडियन गवर्नमेंट को और बैंकों को होनी चाहिए। तो इस मकसद के लिए दो ऑर्गेनाइजेशन यहां पर निकल कर आते हैं, FATCA जो कि यूएसए का है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन बैंक्स को, यूएसए की गवर्नमेंट को, यूएसए के बैंकों को इंफॉर्मेशन देनी होगी कि यहां का जो फॉरेनर है, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो यूएसए का पर्सन है उसने कितना टैक्स पे किया है। ठीक ऐसे ही अगर कोई इंडियन है यूएसए के अंदर तो उसने यूएसए के अंदर कितना टैक्स पे किया है, इसके बारे में जानकारी देनी होगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CRS, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो ये रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड किसने बनाया है, OECD ने। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है, जिसको क्या कहा, CRS कहा। CRS स्टैंड फॉर कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, 2014 के अंदर बनाए। ठीक है, कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है वो किस प्रकार से की जाएगी मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में किस प्रकार से कोई ट्रांजैक्शन है तो उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी, और जो G20 नेशंस हैं उनके बीच में किस प्रकार से वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। तो उसके लिए क्या बनाए थे, स्टैंडर्ड बनाए थे। ठीक है, ये क्या बनाए थे, स्टैंडर्ड बनाए थे। तो क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, यानी कि बैंकों के ऊपर एक रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस रहेगा क्या, कि ऐसा यूएस का कोई पर्सन जो इंडिया के अंदर टैक्स पे कर रहा है तो कितना टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस सब की चीजों की इंफॉर्मेशन किसको, इस एक्ट के थ्रू किसको देना है, यूएस को देना है। तो ऑब्लिगेशन अंडर FATCA एंड CRS फॉर बैंक्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रिपोर्ट यूएस फॉरेन टैक्स रेजिडेंट कस्टमर्स। तो जो फॉरेन के यूएस टैक्स रेजिडेंट कस्टमर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना इस एक्ट के अंदर बैंकों के लिए मैंडेटरी है। आप इस तरीके से समझोगे, बैंक मस्ट रिपोर्ट द अकाउंट्स ऑफ यूएस एंड फॉरेन टैक्स रेजिडेंट्स, और इनके बारे में हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके रूल नंबर 114F से लेकर 114H के बीच में दी गई है। तो इतना ना भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिपोर्ट सबमिटेड मंथली टू FIU इंडिया। तो ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो मंथली रिपोर्ट सबमिट नहीं करनी होती, तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैं आपको कवर कर चुका हूं। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ये तो इवेंट बेस्ड है, जब होगी तब करनी है। बाकी 4 रिपोर्ट होती हैं जो मंथली हर एक बैंक को रिपोर्ट करनी होती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शनरी इन बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल PMLA कंप्लायंसेज, यानी कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऐसा कौन सा पदाधिकारी है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि एक बैंक के अंदर PMLA कंप्लायंसेज जो है वो ठीक ढंग से इंप्लीमेंट हुए हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डायरेक्टर की, बैंक के डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है और होल टाइम डायरेक्टर भी हो सकता है कंपनी का, बैंक का। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये इसका काम क्या होता है, कंट्रोल द AML सिस्टम डिजाइन। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम जो है उसको डिजाइन करना, स्टाफ रेडीनेस रखना, KYC पॉलिसी को रिव्यू करना, ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है बैंक के अंदर। ठीक है, और जो प्रिंसिपल ऑफिसर मैंने आपको बताया था उसका काम क्या है, ऑपरेशनल रिपोर्टिंग है। उसका काम क्या है, ऑपरेशनल रिपोर्टिंग को हैंडल करना होता है। अगला क्वेश्चन है, KYC पॉलिसी मस्ट बी रिव्यूड एट लीस्ट वंस एवरी
ईयर, हर साल में जो केवाईसी पॉलिसी है उसका बैंक के द्वारा रिव्यू किया जाना चाहिए। ठीक है, रिव्यू किया जाना चाहिए। और कब कब रिव्यू किया जाना चाहिए? जब आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं, यानी कि रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं, कोई नया प्रोडक्ट, नई सर्विसेज ऐड हुई हैं, कुछ न्यू जुरिडिक्शंस एरिया ऐड हुआ है, तो उस केस में भी रिव्यू किया जाना चाहिए। नहीं तो जो केवाईसी पॉलिसी है हर साल बैंक के द्वारा रिव्यू की जानी चाहिए। बैंक आर नॉट अलाउड टू ओपन द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटीज लिस्टेड इन विच लिस्ट। ये भी क्वेश्चन हम फर्स्ट ही क्वेश्चन था आज की क्लास का कर चुके हैं। तो यूएनएससी सैंक्शन लिस्ट, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो जिन लोगों को और एंटिटीज को प्रतिबंधित किया गया है उनके अकाउंट नहीं ओपन करने, उनको बैंकिंग सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करानी है, जिसके अंदर 254 इंडिविजुअल शामिल हैं, 89 एंटिटी शामिल हैं, एज अपडेटेड ऑन 22 अगस्त ऑफ 2025। इसके अंदर कौन कौन शामिल हैं इस लिस्ट के अंदर? जैसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक ये शामिल हैं, इराक लेवेंट और अलकायदा और तालिबान की लिस्ट शामिल है। तो बैंक अगर इनके पास कोई इस टाइप का अकाउंट आता है तो तुरंत बैंक को रिपोर्ट करना चाहिए और इन अकाउंट्स को फ्रीज कर देना चाहिए। ये बैंकों के लिए गाइडलाइंस हैं। Which of the following entities is considered as high risk customer? तो हाई रिस्क कस्टमर्स के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? लास्ट क्लास में बताया था, पेट्रोल पंप, ज्वेलर्स, ठीक है, पेट्रोल पंप ओनर्स, ज्वेलर्स, ठीक है, कसिनो ओनर्स, ये सब शामिल होते हैं। रियल एस्टेट डीलर्स, तो कसिनो, रियल एस्टेट डीलर्स, ठीक है, और पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? ज्वेलर्स विद हाई कैश ट्रांजेक्शन। क्योंकि हाई रिस्क क्यों है? क्योंकि यहां पर कैश ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, तो ये ट्रेस कर पाना मुश्किल होगा कि इनका पैसा कहां से आया कैश में। और इन सभी के अकाउंट्स को हर 6 महीने में रिव्यू किया जाना चाहिए। विच डिपार्टमेंट इन ए बैंक रिव्यू द कस्टमर रिस्क एंड हेल्प इन कैटेगराइजेशन? तो जैसे मैंने बताया था ना कि एक कस्टमर जो है बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए आता है तो उसके अकाउंट को कैटेगराइज किया जाता है लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क में। तो ये डिवाइड करने का, कैटेगराइजेशन करने का काम किसका होता है? कैटेगराइजेशन करने का काम होता है एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम का काम होता है। उसके बाद है विच एक्ट एम्पावर द डायरेक्टर ऑफ एफआईयू टू इम्पोज द पेनल्टीज ऑन बैंक? तो कौन से एक्ट पावर देता है एफआईयू को कि बैंकों के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है कि अगर वो पीएमएलए के अंडर कंप्लायंसेस पूरे नहीं करते हैं? तो पीएमएलए एक्ट ही उनको क्या देता है? पावर देता है। पीएमएलए एक्ट 2002 ही उसको क्या देता है? पावर देता है लगाने के लिए। और पहले इनको वार्निंग इशू की जाएगी, फिर इनके ऊपर 10,000 से लेकर 1 लाख तक का पेनल्टी लगाई जा सकती है और इनको करेक्शन करने के लिए कहा जा सकता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आई थिंक। Which one of the following is not the key element of AML risk management framework? ठीक है, तो AML के अंदर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में से इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? तो रिस्क मैनेजमेंट करना है तो स्टाफ हायरिंग और ट्रेनिंग ये पार्ट होगा। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी ये भी होगा कि किस कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है और किसको प्रोवाइड नहीं करनी है। मॉनिटरिंग द ट्रांजैक्शंस ये भी हमारे रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है। तो एएमएल फ्रेमवर्क के अंदर क्या क्या होता है? रिस्क बेस्ड अप्रोच, लो, मीडियम, हाई तरीके से क्या करना? कैटेगराइज करना कस्टमर को। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या हुआ कि उसके आधार वगैरह, पैन कार्ड वगैरह को वेरीफाई करना। मॉनिटर और डिटेक्शन कि उनकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना और समय समय पर उनका ऑडिट करना, रेगुलर ऑडिट करना क्या होगा? एएमएल फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। व्हाट इज द रिस्क ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग इन एएमएल सीएफटी कॉन्टेक्स्ट? एएमएल यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और सीएफटी का मतलब क्या है? काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ठीक है, तो यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग के बारे में समझाया था। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझिए कि एक बैंक यूएसए का है और एक बैंक इंडिया का है। यूएसए का बैंक अपने वहां के किसी कस्टमर के
ठीक ढंग से केवाईसी करने में फेल हो गया, तो फेल हो गया तो वो वहां के फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एंटर कर गया, उसने अपना पैसा एंटर किया, उस पैसे को अब वहां के बैंक को कमांड दे सकता है कि इस पैसे को इंडिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए इस अकाउंट के अंदर, तो वो ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से पैसा क्या है, आपने तो कोई फॉल्ट नहीं किया, लेकिन दूसरी कंट्री जहां के बैंक आपके साथ बैंकिंग कर रहे थे, उनकी फॉल्ट की वजह से आपके फाइनेंस सिस्टम के अंदर पैसा जो इलीगल पैसा था वो एंटर कर गया। तो ये जब एक डोमेस्टिक बैंक होता है और एक फॉरेन बैंक होता है, और डोमेस्टिक बैंक की फॉरेन में ब्रांच नहीं है और फॉरेन बैंक की हमारे यहां पर ब्रांच नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसी को कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग कहा जाता है। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की वजह से भी आपके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो मनी लॉन्ड्रर्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। तो यहां पर हाई रिस्क रहता है, उन ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना, ट्रैक करना, मॉनिटर करना, ये सबसे बड़ी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अक्रॉस द जुरिडिक्शंस, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि व्हाट इज द रिस्क ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। तो कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग में क्या है, सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। तो ये थे सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ये चैप्टर। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और अगर अभी तक आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। और आप अपने फ्रेंड्स को भी जो कोर्सेज हैं, जैसे आपका डीबीएफ हो गया, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, जैब है, इनको भी रेफर कर सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम भी ऐप के ऊपर चल रहा है, तो उसको भी जरूर आप देखें। हैव ए नाइस डे।